हेलो साथियों, नमस्कार। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड महत्वपूर्ण 500 वन लाइनर क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके हर आगामी एग्जाम के लिए, चाहे वो डीएड वीएड एग्जाम हो, टेट एग्जाम हो, शिक्षक भर्ती एग्जाम हो, सब में काम आने वाला है। आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न लिए हैं, बाल विकास किस आयु तक माना जाता है? इसका सही जवाब है जन्म से किशोरावस्था तक बाल विकास की आयु माना जाता है। शैशवावस्था की आयु क्या है? तो 0 से 2 वर्ष शैशवावस्था की आयु है। प्रारंभिक बालावस्था की आयु क्या है? तो 2 से 6 वर्ष प्रारंभिक बालावस्था की आयु मानी जाती है। उत्तर बालावस्था की आयु क्या है? तो 6 से 12 वर्ष उत्तर बालावस्था की आयु मानी जाती है। किशोरावस्था की आयु क्या है? तो 12 से 18 वर्ष तक किशोरावस्था की आयु माना जाता है। बाल विकास का अध्ययन किस पर आधारित है? तो वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित है। विकास का क्रम कैसे होता है? तो विकास का क्रम सिर से पैर की ओर होता है। विकास निरंतर प्रक्रिया है या नहीं? तो हाँ, विकास निरंतर प्रक्रिया है। वृद्धि और विकास में किसका अंतर है? तो मात्रात्मक और गुणात्मक अंतर होता है वृद्धि और विकास में। वंशानुक्रम किससे संबंधित है? तो जन्मजात गुण से। वातावरण का प्रभाव किस पर पड़ता है? तो व्यवहार पर पड़ता है। बालक का प्रथम शिक्षक कौन होता है? तो बालक का प्रथम शिक्षा माता होती है। बाल विकास का संबंध किससे संबंधित है? तो व्यक्तित्व से संबंधित है। सीखने की प्रक्रिया कब शुरू होती है? तो जन्म से ही सीखने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। बालक का सर्वांगीण विकास किससे होता है? तो बालक का सर्वांगीण विकास शिक्षा से होता है। सीखना क्या है? व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। सीखना स्थायी होता है या अस्थायी? तो सीखना स्थायी होता है। सीखना अनुभव पर आधारित है या नहीं? तो हाँ, सीखना अनुभव पर आधारित है। परिपक्वता संबंध किससे है? यानी परिपक्वता किससे संबंधित है? तो आंतरिक विकास से संबंधित है। बुद्धि का संबंध किससे है? तो समस्या समाधान से। आईक्यू का पूरा नाम क्या है? तो इंटेलिजेंस क्वोटिएंट आईक्यू का पूरा नाम है। सामान्य आईक्यू कितनी होती है? तो 90 से 110 के बीच में सामान्य बुद्धि लब्धि समझी जाती है, समान आईक्यू समझी जाती है। प्रतिभाशाली बालक की आईक्यू कितनी होती है? बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि जो है 130 से अधिक होता है। मंद बुद्धि बालक की आईक्यू कितनी होती है? मंद बुद्धि किसे समझा जाता है? तो 70 से कम मंद बुद्धि कहलाता है। बुद्धि परीक्षण किसने दिया था? तो विनय साइमन ने बुद्धि परीक्षण दिया था। बुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? तो हार्वर्ड गार्डनर जी ने बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। गार्डन के अनुसार बुद्धियों की संख्या कितनी है? तो गार्डन के अनुसार बुद्धियों की संख्या 8 बताई गई है। संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो डेनियल गोलमैन जी ने संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत दिया। बुद्धि जन्मजात होती है या अर्जित? तो दोनों होती है। आगे देखते हैं, रचनात्मकता किससे जुड़ी है? तो नवीन सोच से। रचनात्मकता किससे जुड़ी है? तो नवीन सोच से। अभिप्रेरणा का अर्थ क्या है? तो अभिप्रेरणा का अर्थ है प्रेरित करना। आंतरिक अभिप्रेरणा कैसे होती है? तो सतह होती है। वाम अभिप्रेरणा किससे आती है? तो पुरस्कार से आती है। रुचि का संबंध किससे है? तो नापसंद कार्य से रुचि का संबंध है। आगे देखते हैं, ध्यान का अर्थ क्या है? ध्यान किसे कहते हैं? तो एकाग्रता। ध्यान का संबंध किससे है? एकाग्रता से है। आगे देखते हैं, स्मृति का संबंध किससे है? तो याद रखने में। स्मृति का संबंध किससे है? तो याद रखने से। स्मृति कितने स्तर होते हैं? तो स्मृति के 3 स्तर होते हैं। अल्पकालिक स्मृति कितनी देर रहती है? तो कुछ सेकंड रहती है। दीर्घकालिक स्मृति कैसे होती है? तो स्थायी होती है। स्मृति का अर्थ क्या है? तो भूल जाना। स्मृति का अर्थ है भूल जाना। आगे देखते हैं, भूलने का सिद्धांत किसने दिया? तो एबिंगहाउस। भूलने का सिद्धांत किसने दिया? तो एबिंगहाउस जी ने दिया।
अधिगम की सर्वोच्च अवस्था कौन सी है? तो बाल्यावस्था। अधिगम की सर्वोच्च अवस्था जो है बाल्यावस्था है। खेल का बाल विकास से क्या महत्व है? तो सर्वांगीण विकास। कल्पना शक्ति का विकास कब अधिक होता है? तो बाल्यावस्था में। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो कोहलबर्ग ने। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? कोहलबर्ग ने दिया। नैतिक विकास कितने स्तरों में होता है? तो नैतिक विकास 3 स्तरों में होता है। समाजीकरण का अर्थ क्या है? तो समाज में ढलना समाजीकरण का अर्थ है। समाजीकरण की पहली संस्था कौन सी है? तो परिवार। समाजीकरण की पहली संस्था कौन सी है? तो परिवार है। अनुशासन का सर्वोत्तम रूप कौन सा है? तो स्व अनुशासन। अनुशासन का सर्वोत्तम रूप कौन सा है? तो स्व अनुशासन। दंड आधारित अनुशासन किसे कहते हैं? तो नकारात्मकता। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थक कौन है? तो रूसो। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थक कौन है? रूसो है। सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो करके सीखना। सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? करके सीखना। बालक को शिक्षा का केंद्र किसने माना? तो रूसो ने माना। परियोजना विधि किसने दी? तो किलपैट्रिक। परियोजना विधि किसने दी? तो किलपैट्रिक ने दी। सह शिक्षा का अर्थ क्या है? तो साथ पढ़ना सह शिक्षा का अर्थ है। समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है? तो सभी के लिए शिक्षा। समावेशी शिक्षा का अर्थ है सभी के लिए शिक्षा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे किसे कहते हैं? तो दिव्यांग बच्चों को विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कहते हैं। आगे देखते हैं समावेशी शिक्षा पर किस पर बल देती है? तो समान अवसर पर बल देती है। शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? तो मार्गदर्शक के रूप में होनी चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? व्यक्तित्व विकास। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यक्तित्व विकास। चलिए आगे देखते हैं शिक्षण और अधिगम में क्या अंतर है? तो क्रिया और प्रक्रिया का अंतर है। शिक्षण की इकाई क्या है? तो पाठ। अधिगमकर्ता किसे कहते हैं? तो विद्यार्थी को। कक्षा में विविधता क्यों होती है? तो व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण। व्यक्तिगत विभिन्नता का आधार क्या है? वंश युवा वातावरण। सीखने की गति किस पर निर्भर करती है? तो सीखने की गति रुचि पर निर्भर करती है। आगे देखते हैं मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो प्रगति जानना। मूल्यांकन का उद्देश्य होता है प्रगति जानना, बच्चा कितना प्रगति किया है। आगे देखते हैं निरंतर मूल्यांकन किस पर बल देता है? तो संपूर्ण विकास पर बल देता है। गठनात्मक मूल्यांकन कब होता है? तो सीखते समय। समापनात्मक मूल्यांकन कब होता है? तो अंत में। आगे देखते हैं शिक्षण सहायक सामग्री का लाभ क्या है? तो रुचि को बढ़ाना शिक्षण सहायक सामग्री का लाभ है। पाठ योजना क्यों आवश्यक है? तो सुव्यवस्थित शिक्षण के लिए। प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या है? सोच विकसित करना। प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या है? सोच विकसित करना। बालक का अधिकार किससे जुड़ा है? तो सम्मान से जुड़ा हुआ है। बाल अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है, बाल अधिकार दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर आधारित है? तो ये बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NAP 2020 में राष्ट्रीय संरचना क्या है? तो 5-3-3-4 की संरचना है। आगे देखते हैं प्रारंभिक शिक्षा किस पर आधारित है? तो प्रारंभिक शिक्षा खेल व गतिविधि पर आधारित है। सीखने में भाषा की भूमिका कैसी है? तो महत्वपूर्ण है। मातृभाषा में शिक्षा क्यों आवश्यक है? तो स्पष्ट समझ के लिए मातृभाषा में शिक्षा आवश्यक है। शिक्षण में ICT का उपयोग क्यों है? तो आधुनिक शिक्षा के लिए ICT का उपयोग किया जाता है। अधिगम की बाधा क्या कहलाती है? तो अवरोध। आगे देखते हैं सीखने में भय का प्रभाव कैसा होता है? तो नकारात्मक। सकारात्मक वातावरण से क्या होता है? तो बेहतर अधिगम। सकारात्मक वातावरण से बेहतर अधिगम होता है, बच्चे बेहतर सीखते हैं। शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? तो सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। कक्षा प्रबंधन का उद्देश्य क्या है? तो अनुशासन। अधिगम का सर्वोत्तम मूल्यांकन क्या है? तो प्रदर्शन करना। आगे देखते हैं बालक का सर्वाधिक विकास कब होता है? तो बालक का सर्वाधिक विकास होता है बाल्यावस्था में। शिक्षा जीवन पर्यंत प्रक्रिया है या नहीं? तो हाँ,
शिक्षा जीवन पर्यंत प्रक्रिया है। सीखने का सबसे प्रभावी साधन क्या है? तो अनुभव। बच्चे, सीखने का जो सबसे प्रभावी साधन है वो है अनुभव। आगे देखते हैं, शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। कक्षा प्रबंधन का उद्देश्य क्या है? तो अनुशासन। अधिगम का सर्वोत्तम मूल्यांकन क्या है? प्रदर्शन। बालक का सर्वाधिक विकास कब होता है? तो बाल्यावस्था में होता है। शिक्षा जीवन पर्यंत प्रक्रिया है? नहीं, तो हाँ बिल्कुल जीवन पर्यंत प्रक्रिया है। सीखने का सबसे प्रभावी साधन क्या है? तो अनुभव है। शिक्षण में प्रेरणा का महत्व क्यों है? तो रुचि बढ़ाने हेतु। बालक की जिज्ञासा क्या दर्शाती है? सीखने की इच्छा। सृजनात्मक बालक कैसा होता है? तो नवीन सोच वाला होता है। बालक की त्रुटि को कैसे देखना चाहिए? तो सीखने के अवसर के रूप में देखना चाहिए। शिक्षक का आदर्श व्यवहार किसे प्रभावित करता है? तो बालकों को प्रभावित करता है। बालक का आत्मसम्मान क्यों जरूरी है? तो व्यक्तित्व विकास हेतु। अधिगम की सफलता किस पर निर्भर है? तो शिक्षक बालक संबंध पर। शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो संपूर्ण विकास। तो बाल विकास शिक्षा शास्त्र जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसमें किस परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण है? तो सीटेट के लिए जो सीडीपी का मुख्य फोकस क्या है? तो बालक है। आगे देखते हैं, अधिगम की परिभाषा किसने दी? वुडवर्थ ने। अधिगम की परिभाषा किसने दी है? तो वुडवर्थ ने। अधिगम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो अनुभव। व्यवहारवादी सिद्धांत किस पर आधारित है? तो व्यवहार पर। क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत किसने दिया? पावलोव जी ने। क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत किसने दिया? पावलोव जी ने दिया। ऑपरेटर कंडीशनिंग किसने दी? स्किनर ने। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? तो थर्नडाइक। थर्नडाइक किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है? तो एसआर सिद्धांत के लिए। अधिगम का नियम कितने हैं? तो 3 मुख्य नियम हैं। अभ्यास का नियम किससे जुड़ा है? तो दोहराव से जुड़ा हुआ है। प्रभाव का नियम किस पर आधारित है? तो संतोष या असंतोष पर आधारित है। तत्परता का नियम किससे जुड़ा हुआ है? तो मानसिक तैयारी से जुड़ा हुआ है। संज्ञानात्मक सिद्धांत किस पर बल देता है? तो मानसिक प्रक्रिया पर। गेस्टाल्ट सिद्धांत किसने दिया? तो कोहलबर्ग ने गेस्टाल्ट सिद्धांत दिया। अंतर्दृष्टि अधिगम किससे जुड़ा है? तो समस्या समाधान से जुड़ा हुआ है। सीखने में समझ का महत्व किस सिद्धांत में है? तो गेस्टाल्ट में है। चलिए आगे देखते हैं, निर्माणवादी सिद्धांत किसने दिया? तो पियाजे ने दिया। पियाजे किस विकास से जुड़े हुए हैं? तो संज्ञानात्मक विकास से जुड़े हुए हैं। संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण हैं? तो 4 चरण बताए गए हैं, जिसमें संवेदी गतिक अवस्था की आयु जो है 0 से 2 वर्ष है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आयु है 2 से 7 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की आयु है 7 से 11 वर्ष। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की आयु है 11 वर्ष से अधिक। पियाजे के अनुसार बालक कैसा होता है? तो सक्रिय सीखने वाला होता है। आत्मसात का अर्थ क्या है? तो नया ज्ञान जोड़ना ही आत्मसात है। आगे देखते हैं, समायोजन का अर्थ क्या है? तो ज्ञान में परिवर्तन करना समायोजन है। संतुलन का अर्थ क्या है? तो ज्ञान की संतुलन ही संतुलन का अर्थ है। वाइगोस्की किस विकास से जुड़े हुए हैं? तो सामाजिक विकास से जुड़े हुए हैं। जेपीडी का पूरा नाम क्या है? तो जोनल ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जीपीडी किससे संबंधित है? संभावित विकास से संबंधित है। सहपाठी अधिगम का समर्थक कौन है? वाइगोस्की हैं। उन्होंने सामाजिक विकास सिद्धांत दिया था और बच्चा समाज में रहकर ज़्यादा सीखता है, तो सहपाठी अधिगम का समर्थक हैं वाइगोस्की। आगे देखते हैं, स्कैफोल्डिंग क्या है? स्कैफोल्डिंग का अर्थ क्या है? तो सहायता देना। सामाजिक अंतक्रिया से क्या बढ़ता है? तो अधिगम बढ़ता है, सीखने के अनुभव बढ़ते हैं। ब्रूनर किस सिद्धांत से जुड़े हैं? तो अन्वेषण अधिगम से जुड़े हैं। ब्रूनर के अनुसार अधिगम के कितने प्रकार हैं? तो 3 प्रकार हैं। क्रियात्मक प्रतिनिधित्व किस आयु में है? प्रारंभिक। प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व किससे जुड़ा हुआ है? भाषा से।
शिक्षण में खोज विधि किसने दी? तो ब्रूनर ने दी। आगे देखते हैं, अधिगम में पूर्ण बलन का अर्थ है प्रोत्साहन। सकारात्मक पूर्ण बलन क्या है? पुरस्कार देना ही सकारात्मक पूर्ण बलन का उदाहरण है। नकारात्मक पूर्ण बलन क्या है? तो दंड हटाना या दंड देना। दंड का प्रभाव कैसा होता है? तो नकारात्मक होता है। सीखने में गलती का महत्व है सीखने का साधन। अभ्यास से क्या बढ़ता है? तो अभ्यास से कौशल की वृद्धि होती है, कौशल बढ़ता है। स्थानांतरण का क्या अर्थ है? एक सीख का दूसरी में उपयोग करना स्थानांतरण का अर्थ है। आगे देखते हैं, सकारात्मक स्थानांतरण क्या है? सहायक अधिगम। नकारात्मक स्थानांतरण क्या है? तो बाधक अधिगम। प्रेरणा के कितने प्रकार होते हैं? तो प्रेरणा के 2 प्रकार हैं। मस्लो किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है? तो आवश्यक सिद्धांत। मस्लो की आवश्यकताओं के स्तर कितने हैं? 5। सबसे निचली आवश्यकता कौन सी है? शारीरिक। सर्वोच्च आवश्यकता कौन सी है? तो आत्म साक्षात्कार। आगे देखते हैं, रुचि और प्रेरणा में क्या संबंध है? तो सीधा संबंध है। भावना का संबंध किससे है? तो संवेग से। भय का अधिगम पर प्रभाव नकारात्मक होता है। आत्म अवधारणा क्या है? स्वयं की छवि। आत्मविश्वास से क्या बढ़ता है? तो प्रदर्शन बढ़ता है। तनाव का प्रभाव कैसा होता है? अधिगम घटाता है। आगे देखते हैं, मानसिक स्वास्थ्य किससे जुड़ा है? तो भावनात्मक संतुलन से। कक्षा में सकारात्मक वातावरण क्यों? बेहतर सीख के लिए। शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? तो लोकतांत्रिक होना चाहिए। आगे देखते हैं, कक्षा में अनुशासन का सर्वोत्तम तरीका है स्वानुशासन। लोकतांत्रिक अनुशासन किस पर आधारित है? तो सहभागिता पर आधारित है। तानाशाही अनुशासन कैसा होता है? कठोर। नैतिक शिक्षा का उद्देश्य है चरित्र निर्माण। मूल्य शिक्षा का संबंध किससे है? तो आचरण से है। बालक का नैतिक विकास किससे प्रभावित होता है? तो समाज से प्रभावित होता है। आगे देखते हैं, सहानुभूति का अर्थ क्या है? सहानुभूति का अर्थ क्या है? तो भाव समझना। समावेशी कक्षा का उद्देश्य है सभी को अवसर। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए क्या जरूरी है? तो अनुकूलन। सीखने में भिन्नता क्यों होती है? तो व्यक्तिगत अंतर के कारण सीखने में भिन्नता होती है। व्यक्तिगत अंतर का आधार क्या है? वंशानुक्रम। कक्षा में विविधता का लाभ है समृद्ध अधिगम। प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान कैसे की जाती है? तो उच्च प्रदर्शन से। मंदगति शिक्षार्थी कौन है? धीरे सीखने वाला। मंदगति बालक को क्या चाहिए? अधिक समय चाहिए। आगे देखते हैं, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है सीख सुधार। मूल्यांकन के प्रकार कितने हैं? 2 प्रकार के हैं। गठनात्मक मूल्यांकन कब होता है? सीखते समय। और समापनात्मक मूल्यांकन कब होता है? तो अंत में। सीसीई का पूरा नाम कंटिन्यूस एंड कंप्रेसिव इवैल्यूएशन। सीसीई का पूरा नाम है, आप याद रखिएगा। सीसीई किस पर बल देता है? तो सर्वांगीण विकास पर बल देता है। परीक्षण और मूल्यांकन में अंतर सीमित व्यापक। निदानात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है कमजोरी पहचानना। प्रश्न पत्र कैसा होना चाहिए? तो वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। अच्छे प्रश्न की विशेषता है स्पष्टता। आगे देखते हैं, पाठ योजना का क्या उद्देश्य है? पाठ योजना का उद्देश्य है सुव्यवस्थित शिक्षण। शिक्षण सहायक सामग्री क्यों है? रुचि बढ़ाने हेतु। ब्लैक बोर्ड शिक्षण का लाभ है स्पष्ट प्रस्तुति। आईसीटी आधारित शिक्षण का लाभ है सक्रिय रूप से सीखना, सक्रिय सीख। ई लर्निंग क्या है? डिजिटल अधिगम को ई लर्निंग कहा जाता है। आगे देखते हैं, शिक्षक की भूमिका क्या होती है? सहायक के रूप में होती है। शिक्षक का आदर्श गुण है सहानुभूति। बालक का अधिकार किस पर आधारित है? तो सम्मान पर आधारित है। आरटीई अधिनियम कब लागू हुआ? 2009 में। आरटीई की आयु सीमा क्या है? तो 6 से 14 वर्ष। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो 21A। बाल केंद्रीय शिक्षा का अर्थ है बालक प्रमुख। शिक्षा का अंतिम उद्देश्य समग्र विकास। सीडीपी का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है बालक की समझ। सीटेट में सीडीपी का महत्व किससे है? तो सबसे अधिक है। आगे देखते हैं, भावनात्मक विकास का संबंध किससे है? तो संवेगों से है। सामाजिक विकास का अर्थ क्या है? तो समाज में समायोजन।
आत्मनियंत्रण का विकास कब अधिक होता है? तो किशोरावस्था में। सहपाठी समूह का प्रभाव किस पर पड़ता है? तो व्यवहार पर। पहचान संकट किस अवस्था में होता है? तो किशोरावस्था में। एरिक्सन किस विकास से जुड़े हैं? तो मनोसामाजिक से जुड़े हुए हैं। एरिक्सन के विकास के चरण कितने हैं? कितने चरण बताए हैं? तो एरिक्सन ने विकास के 8 चरण बताए हैं। आगे देखते हैं, विश्वास बनाम अविश्वास किस आयु में होती है? तो शैशवावस्था में। पहला बनाम अपराध बोध किस आयु में है? तो प्रारंभिक बालावस्था में। उद्योग बनाम हीनता किस आयु में? उत्तर बालावस्था में। पहचान बनाम भूमिका भ्रम किस आयु में? किशोरावस्था में। आत्मसम्मान किससे बनता है? तो सफल अनुभव से। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बेंडूरा जी ने दिया था। अनुकरण का अर्थ क्या है? नकल करना। मॉडलिंग का अर्थ क्या है? आदर्श व्यवहार दिखाना मॉडलिंग का अर्थ है। आगे देखते हैं, आत्म प्रभाविकता का सिद्धांत किसने दिया? तो बंडूरा जी ने दिया। आत्म प्रभाविकता का अर्थ है स्वयं पर विश्वास। सीखने में अवलोकन का महत्व है उच्च। भाषा विकास की शुरुआत कब होती है? तो शैशवावस्था में होती है। एक शब्द वाक्य अवस्था कब है? तो लगभग 1 वर्ष। टेलीग्राफिक भाषावस्था कब? 2 से 3 वर्ष। भाषा विकास का प्रमुख कारक क्या है? तो पर्यावरण। आगे देखते हैं, द्विभाषिकता का अर्थ क्या है? तो 2 भाषाएं। द्विभाषिकता का अर्थ है 2 भाषाएं। द्विभाषिकता का लाभ जो है संज्ञानात्मक लचीलापन। वाक दोष का उदाहरण है हकलाना। वाक दोष का सुधार कैसे? भाषण प्रशिक्षण से। भाषण प्रशिक्षण से। सृजनात्मकता का संबंध किससे है? तो मौलिकता से है। आगे देखते हैं, अपसारी चिंतन किससे जुड़ा है? तो रचनात्मकता से जुड़ा हुआ है। अभिसारी चिंतन किससे जुड़ा है? तो तर्क से। समस्या समाधान का पहला चरण है समस्या की पहचान। आगे देखते हैं, समस्या समाधान का अंतिम चरण क्या है? मूल्यांकन करना। निर्णय लेना किससे जुड़ा है? तो सोच से। अधिगम शैली किससे कहते हैं? सीखने का तरीका अधिगम शैली कहलाता है। दृश्य अधिगम करता कैसे सीखता है? तो चित्र या चार्ट से। श्रव्य अधिगम करता कैसे सीखता है? तो सुनकर। क्रियात्मक अधिगम करता कैसे सीखता है? तो स्वयं करके। चलिए आगे देखते हैं, बहुसंवेदी शिक्षण का लाभ बेहतर समझ से बनती है। समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका किस प्रकार से होती है? तो सुविधादाता के रूप में। आगे देखते हैं, अनुकूलन का अर्थ क्या है? परिवर्तन करना। विभेदीकरण का अर्थ है भिन्न आवश्यकताओं अनुसार। धीमे सीखने वालों के लिए क्या उपयोगी है? तो पुनरावृत्ति। धीमा सीखने वाले के लिए जो उपयोगी गतिविधि है वो पुनरावृत्ति की है। आगे देखते हैं, प्रतिभाशाली बालकों के लिए क्या उपयोगी है? समृद्ध कार्य। सीखने में खेल का क्या महत्व है? तो बहुत ही उच्च स्थान है, बहुत महत्व है। गतिविधि आधारित शिक्षण किस पर बल है? तो सक्रिय सहभागिता पर। परियोजना विधि का लाभ व्यवहारिक ज्ञान को बढ़ाता है। आगे देखते हैं, सहयोगात्मक अधिगम का क्या अर्थ है? तो समूह में सीखना ही सहयोगात्मक अधिगम कहलाता है। सहकारी अधिगम का लाभ सामाजिक कौशल बढ़ाता है। प्रतिस्पर्धा का प्रभाव कैसा होता है? तो मिश्रित। कक्षा चर्चा का उद्देश्य है विचार विकास। प्रश्नोत्तर विधि का लाभ होता है सोच को उकसाना। शिक्षण उद्देश्यों को प्रकार है ज्ञान, कौशल और भाव। ब्लूम की टैक्सोनॉमी के स्तर हैं 6। ज्ञान स्तर का उदाहरण है परिभाषा बताना। समझ स्तर का उदाहरण है व्याख्या करना। अनुप्रयोग स्तर का उदाहरण है प्रयोग करना। विश्लेषण स्तर का उदाहरण है तुलना। संश्लेषण स्तर का उदाहरण है रचना। मूल्यांकन स्तर का उदाहरण है निर्णय लेना। आगे देखते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री का चयन किस पर है? तो उद्देश्य पर होना चाहिए। कक्षा प्रबंधन का उद्देश्य है सकारात्मक वातावरण। समय प्रबंधन क्यों आवश्यक है? तो प्रभावी शिक्षण हेतु समय प्रबंधन आवश्यक है। अनुशासन का सकारात्मक तरीका है नियम सहमति से। दंड का विकल्प क्या है? परामर्श। व्यवहार समस्या का समाधान कैसे है? तो सहानुभूति से। परामर्श का उद्देश्य है मार्गदर्शन। कैरियर मार्गदर्शन कब आवश्यक है? तो किशोरावस्था में कैरियर मार्गदर्शन आवश्यक है। अभिभावक सहभागिता का लाभ है बेहतर प्रगति।
विद्यालय समुदाय संबंध क्यों है? समर्थन से। मूल्य शिक्षा का समावेश कैसे होता है? तो आचरण से। नैतिकता का विकास किससे जुड़ा हुआ है? तो उदाहरणों से। आईसीटी के साधन का उदाहरण है स्मार्ट बोर्ड। ऑनलाइन आकलन का लाभ है त्वरित प्रतिक्रिया। फीडबैक का उद्देश्य है सुधार करना। आत्म मूल्यांकन का लाभ है जागरूकता। सहकर्मी मूल्यांकन का लाभ है दृष्टिकोण विस्तार। आगे देखते हैं समेकित शिक्षा का क्या अर्थ है? समेकित शिक्षा का अर्थ है सामान्य कक्षा में शिक्षा। समेकित शिक्षा का आधार है समान अवसर। विशेष शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो विशिष्ट जरूरतों के लिए। आईईपी का पूरा नाम है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। ईपीई का मुख्य उद्देश्य है व्यक्तिगत लक्ष्य। आगे देखते हैं सीखने की अक्षमता का उदाहरण है तो डिसलेक्सिया। ADHD किससे जुड़ा हुआ है? तो ध्यान कमी से। ऑटिज्म किस प्रकार की अवस्था है? तो विकासात्मक। सीखने में सहयोग कौन देता है? शिक्षक और सहपाठी। आगे देखते हैं सकारात्मक सुदृढ़ीकरण का उदाहरण है प्रशंसा। नकारात्मक सुदृढ़ीकरण का उदाहरण है अप्रिय हटाना। व्यवहार संशोधन किस पर आधारित है? तो पूर्णबलन पर आधारित है। कक्षा नियम कैसे बने? सहभागिता से। सीखने का वातावरण कैसा हो? तो सुरक्षित हो। त्रुटि सुधार का सर्वोत्तम तरीका है रचनात्मक। आगे देखते हैं सीखने में भाषा बाधा कैसे दूर हो? तो सरल भाषा। मातृभाषा का लाभ होता है बेहतर समझ। बहुभाषी कक्षा में शिक्षक क्या करे? तो लचीला दृष्टिकोण अपनाए। पाठ की शुरुआत कैसे करें? तो पूर्व ज्ञान से। समापन का उद्देश्य पुनरावृत्ति। गृह कार्य का उद्देश्य है गृह कार्य का क्या उद्देश्य है? तो अभ्यास कराना। आगे देखते हैं अत्यधिक गृह कार्य का प्रभाव क्या पड़ता है? तो नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सीखने की प्रेरणा कैसे बढ़े? तो सफल अनुभव से। शिक्षक विद्यार्थी संबंध कैसा हो? सकारात्मक हो। प्रभावी शिक्षण कुंजी है बालक केंद्रिता। चलिए आगे देखते हैं सीखने की प्रेरणा का मुख्य स्रोत क्या है? तो रुचि। रुचि किससे विकसित होती है? तो सफल अनुभव से। थकान का अधिगम पर प्रभाव कैसा होता है? नकारात्मक प्रभाव होता है। ध्यान अवधि किस पर निर्भर करती है? तो आयु पर। प्राथमिक स्तर पर ध्यान अवधि कैसी होती है? कम। किशोरावस्था में ध्यान अवधि कैसी होती है? तो अधिक। आगे देखते हैं एकाग्रता बढ़ाने का उपाय है गतिविधि आधारित शिक्षण। अधिगम में पुनरावृत्ति का महत्व है स्थायित्व। भूलने का मुख्य कारण क्या है? अभ्यास की कमी। भूलने का मुख्य कारण है अभ्यास की कमी। स्मृति वृद्धि का सर्वोत्तम उपाय है समझ विकसित करना। रटने की प्रवृत्ति कैसी होती है? तो अस्थायी होती है। सार्थक अधिगम का आधार है समझ। अधिगम में अवरोध का उदाहरण है भय। चलिए आगे देखते हैं परीक्षा भय का प्रभाव है प्रदर्शन घटता है। भय मुक्त वातावरण से क्या होता है? बेहतर सीख। आगे देखते हैं सुदृढ़ीकरण का अर्थ क्या है? तो प्रोत्साहन। सुदृढ़ीकरण का अर्थ है प्रोत्साहन। सुदृढ़ीकरण का उद्देश्य है व्यवहार दोहराना। निरंतर सुदृढ़ीकरण कब उपयोगी है? प्रारंभिक अधिगम में। आंशिक सुदृढ़ीकरण कब उपयोगी है? तो स्थायी व्यवहार में। दंड और सुदृढ़ीकरण में अंतर है नकारात्मक और सकारात्मक का। सामाजिक सुदृढ़ीकरण उदाहरण है प्रशंसा का। भौतिक सुदृढ़ीकरण का उदाहरण है इनाम। आत्म सुदृढ़ीकरण का क्या है? स्वयं प्रशंसा। अधिगम में अनुकूलन का महत्व है उच्च। मॉडल शिक्षक का प्रभाव किस पर है? तो व्यवहार पर है। आदर्श व्यवहार से क्या होता है? तो अनुकरण। नैतिक शिक्षा का सर्वोत्तम माध्यम है आदर्श उदाहरण। मूल्य किससे सिखाए जाते हैं? तो आचरण से। सहानुभूति से कक्षा में क्या बढ़ता है? तो विश्वास बढ़ता है। विश्वासपूर्ण वातावरण का लाभ होता है सक्रिय सहभागिता। चलिए आगे देखते हैं कक्षा सहभागिता का अर्थ है सक्रिय भागीदारी। प्रश्न पूछने से क्या बढ़ता है? तो सोच बढ़ती है। खुला प्रश्न किससे कहते हैं? अनेक उत्तर वाला। बंद प्रश्न किसे कहते हैं? तो सीमित उत्तर वाला। उच्च स्तरीय प्रश्न किसे जुड़ा है? तो विश्लेषण से। निम्न स्तरीय प्रश्न किससे जुड़े हैं? तो स्मरण से। प्रभावी प्रश्न की विशेषता है स्पष्टता। चलिए आगे देखते हैं प्रतीक्षा समय क्यों जरूरी है? तो सोचने हेतु। गलत उत्तर पर शिक्षक क्या करे?
तो सुधारात्मक प्रतिक्रिया दे। फीडबैक कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। सकारात्मक फीडबैक का प्रभाव होता है प्रेरणा और नकारात्मक फीडबैक का प्रभाव होता है हतोत्साहत। रचनात्मक फीडबैक कैसे होता है? सुधारात्मक। आत्म नियंत्रण का विकास कैसे करें? अभ्यास से। भावनात्मक संतुलन का लाभ है बेहतर निर्णय। कक्षा प्रबंधन का आधार है स्पष्ट नियम। नियम कैसे होने चाहिए? तो सरल व सीमित होने चाहिए। आगे देखते हैं, नियम बनाने में किसकी भागीदारी होती है? तो विद्यार्थी की। दिनचर्या का लाभ अनुशासन पर पड़ता है। समय पर कार्य करने से क्या बढ़ता है? तो जिम्मेदारी। समूह कार्य क्या है का लाभ है? सहयोग। समूह कार्य में शिक्षक की भूमिका होती है मार्गदर्शक के रूप में। सहकारी अधिगम में मूल्य क्या बढ़ाते हैं? तो सामाजिकता। विविधता का सम्मान क्यों जरूरी है? तो समावेशन। समावेशी कक्षा का वातावरण कैसा हो? तो स्वीकारात्मक होना चाहिए। विशेष बच्चों के लिए आवश्यक है अनुकूलन। पाठ्यक्रम अनुकूलन का अर्थ है लचीलापन। मूल्यांकन में अनुकूलन का उदाहरण है अधिक समय। शिक्षण में लचीलापन क्यों? तो विविध आवश्यकताओं। समावेशी शिक्षा का लक्ष्य है सभी की भागीदारी। सीखने की अक्षमता का मुख्य लक्षण है शैक्षणिक कठिनाई। डिसलेक्सिया किससे जुड़ा हुआ है? तो पठन से। डिसग्राफिया किससे जुड़ा हुआ है? तो लेखन से। डिसकैलकुलिया किससे जुड़ा हुआ है? तो गणना से जुड़ा हुआ है। गणितीय अक्षमता डिसकैलकुलिया कहलाता है। आगे देखते हैं, शीघ्र पहचान का लाभ समय पर सहायता। सुधारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है कमियां दूर करना। आईईपी किससे के लिए बना है? तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए बना हुआ है। बहुविषयक टीम में कौन होते हैं? तो शिक्षक और अभिभावक होते हैं। अभिभावक सहयोग का लाभ है निरंतरता। घर विद्यालय समन्वय क्यों है? समान दृष्टिकोण। परामर्श का लाभ है भावनात्मक सहयोग। मार्गदर्शन और परामर्श में अंतर है सूचना सहायता। आगे देखते हैं, करियर निर्माण कब महत्वपूर्ण है? तो किशोरावस्था में। रुचि परीक्षण का उद्देश्य है क्षमता पहचानना। योग्यता का अर्थ है संभावित क्षमता। आगे देखते हैं, उपलब्धि का अर्थ वर्तमान प्रदर्शन। योग्यता और उपलब्धि में अंतर है भविष्य और वर्तमान। बुद्धि परीक्षण का उद्देश्य है मानसिक क्षमता। मानकीकृत परीक्षण की विशेषता है विश्वसनीयता। परीक्षण में वस्तुनिष्ठता क्यों है? तो निष्पक्षता के लिए। मूल्यांकन में पक्षपात से क्या होता है? तो गलत निष्कर्ष। सतत मूल्यांकन का लाभ है निरंतर सुधार। आगे देखते हैं, सहपाठी मूल्यांकन का क्या लाभ है? तो आलोचनात्मक सोच विकसित होती है। पोर्टफोलियो का मूल्यांकन क्या है? कार्य संग्रह करना पोर्टफोलियो। परियोजना आधारित मूल्यांकन का लाभ है व्यवहारिकता। आत्म मूल्यांकन से क्या बढ़ता है? तो जिम्मेदारी बढ़ती है। ग्रेडिंग का उद्देश्य है सरल रिपोर्टिंग। परीक्षा सुधार का लक्ष्य है सीख सुधार। अधिगम परिणाम किसे कहते हैं? तो अपेक्षित दक्षता को अधिगम परिणाम कहते हैं। दक्षता आधारित शिक्षा का फोकस है कौशल। आगे देखते हैं, जीवन कौशल का उदाहरण है समस्या समाधान। संचार कौशल का महत्व है अभिव्यक्ति। आलोचनात्मक सोच का अर्थ है तर्कसंगत विश्लेषण। रचनात्मक सोच का अर्थ है नवीन विचार। सहयोगात्मक शिक्षण से क्या बढ़ता है? तो टीम वर्क बढ़ता है। नेतृत्व कौशल कैसे विकसित होता है? तो अवसरों से। आगे देखते हैं, नैतिक साहस का अर्थ है सही के लिए खड़ा होना। शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य है उत्तरदायी नागरिक। 21वीं सदी के कौशल कितने माने जाते हैं? तो 4। प्रभावी शिक्षण की पहचान है जीवन उपयोगिता। चलिए आगे देखते हैं, सीखने में आत्म प्रेरणा का अर्थ है स्वयं से प्रेरित होना। आत्म प्रेरित बालक कैसे होता है? तो स्वतंत्र सीखने वाला होता है। जिज्ञासा किस अधिगम का आधार है? तो खोज अधिगम का आधार है। समस्या आधारित अधिगम किस पर बल देता है? तो वास्तविक समस्या पर बल देता है। चलिए आगे देखते हैं, अनुभव आधारित अधिगम किससे जुड़ा हुआ है? तो करके सीखना, स्वयं करके सीखना अनुभव आधारित शिक्षण से जुड़ा हुआ है। अधिगम में प्रतिबिंबन का क्या अर्थ है? तो सोच कर सीखना। मेटा कनिंग का अर्थ है सोच के बारे में सोचना।
आत्मनिगरानी का लाभ है स्व सुधार। लक्ष्य निर्धारण से क्या बढ़ता है? तो प्रेरणा बढ़ता है। लघु लक्ष्य क्यों आवश्यक है? सफल अनुभव हेतु। चलिए आगे देखते हैं, असफलता को कैसे देखना चाहिए? तो सीख के अवसर के रूप में देखना चाहिए। प्रयास की सराहना क्यों आवश्यक है? प्रयास की सराहना करने से स्थायी प्रेरणा बनती है। प्रशंसा कैसी होनी चाहिए? तो विशिष्ट होनी चाहिए। तुलना का प्रभाव कैसा होता है? तो एकदम नकारात्मक होता है। व्यक्तिगत प्रगति पर बल क्यों? आत्मविश्वास के लिए। चलिए आगे देखते हैं, सीखने में तनाव का न्यूनतम स्तर है उपयोगी। अत्यधिक तनाव पर प्रभाव पड़ता है, प्रदर्शन घटता है। भावनात्मक सुरक्षा का अर्थ है इस स्वीकृति का अनुभव। सुरक्षित कक्षा वातावरण से क्या होता है? सक्रिय सहभागिता। कक्षा में सम्मान क्यों जरूरी है? आत्मसम्मान के लिए। सकारात्मक भाषा प्रभाव है प्रेरक। लेबलिंग का प्रभाव कैसा है? तो हानिकारक। चलिए आगे देखते हैं, अपेक्षाओं का प्रभाव किस पर पड़ता है? तो प्रदर्शन पर। पिगमेलियन प्रभाव किससे जुड़ा हुआ है? तो उच्च अपेक्षा से जुड़ा हुआ है। आत्मपूर्ति भविष्यवाणी का अर्थ है अपेक्षा सच होना। सीखने में हास्य का प्रभाव है तनाव कम करना। खेल में क्या विकसित होता है? तो सामाजिक कौशल विकसित होता है। कला एकाकीकरण का क्या लाभ है? तो रुचि इससे बढ़ती है। संगीत का प्रभाव किस पर पड़ता है? तो भावनाओं पर पड़ता है। शारीरिक गतिविधि का क्या लाभ है? एकाग्रता बढ़ती है। आगे देखते हैं, समग्र विकास का क्या अर्थ है? समग्र विकास का अर्थ है सभी पक्षों का विकास। शारीरिक विकास का क्या महत्व है? तो स्वस्थ शरीर। आगे देखते हैं, मानसिक विकास किससे जुड़ा हुआ है? तो सोच से। सामाजिक विकास किससे जुड़ा हुआ है? तो सहयोग से। भावनात्मक विकास का लक्ष्य है संतुलन। नैतिक विकास का लक्ष्य है सही गलत की समझ। आध्यात्मिक विकास का अर्थ है आत्मिक मूल्यांकन। मूल्य शिक्षक का प्रभावी होती है तो व्यवहार से। छिपा पाठ्यक्रम क्या है? अनौपचारिक सीख। विद्यालय संस्कृति का प्रभाव है व्यवहार निर्माण। चलिए आगे देखते हैं, शिक्षक का व्यक्तित्व किस से प्रभावित करता है? तो विद्यार्थी से। रोल मॉडल का अर्थ है आदर्श उदाहरण। नेतृत्व का लोकतांत्रिक शैली कैसी है? सहभागी। अधिनायकवादी शैली का प्रभाव है दबाव। उदार शैली का प्रभाव है स्वतंत्रता। चलिए आगे देखते हैं, कक्षा में संवाद का उद्देश्य होता है समझ को बढ़ाना। सक्रिय श्रवण का अर्थ है ध्यान से सुनना। गैर मौखिक संरचना का उदाहरण है हाव भाव। प्रतिक्रिया का सही समय कब है? तुरंत। सीखने में त्रुटि विश्लेषण का लाभ है सुधार करना। लचीले मूल्यांकन का अर्थ है विविध तरीके। वैकल्पिक आकलन का उदाहरण है पोर्टफोलियो। चलिए आगे देखते हैं, परियोजना अधिगम से क्या बढ़ता है? तो व्यवहारिक कौशल बढ़ते हैं। सहयोगी आकलन का लाभ है साझा जिम्मेदारी। अधिगम साक्ष्य का अर्थ है प्रदर्शन प्रमाण। परिणाम आधारित शिक्षा का फोकस है दक्षता। दक्षता का अर्थ है कर सकने की क्षमता। जीवन कौशल शिक्षा क्यों आवश्यक है? तो व्यवहारिक जीवन। आगे देखते हैं, समस्या समाधान कौशल का लाभ है निर्णय क्षमता। आलोचनात्मक साक्षरता का अर्थ है तर्कपूर्ण समझ। आगे देखते हैं, डिजिटल साक्षरता का अर्थ है तकनीक की समझ। मीडिया साक्षरता का उद्देश्य है सूचित निर्णय। साइबर सुरक्षा शिक्षा क्यों सुरक्षित उपयोग हेतु। ऑनलाइन सीखने की चुनौती है ध्यान भंग। आगे देखेंगे, मिश्रित अधिगम का अर्थ है ऑनलाइन और ऑफलाइन। फील्ड कक्षा का अर्थ है घर पर सीख कक्षा में अभ्यास। व्यक्तिकृत अधिगम का अर्थ है व्यक्ति अनुसार सीख। अनुकूली अधिगम क्या है? तो डेटा आधारित सीख। सार्वभौमिक डिजाइन यूडीटीएल का उद्देश्य है सभी के लिए सीख। यूडीटीएल का पहला सिद्धांत है बहु प्रतिनिधित्व। सीखने में पहुंच का अर्थ है समान अवसर। आगे देखते हैं, समवेशन का मूल सिद्धांत है स्वीकार्यता। भिन्नता का सम्मान क्यों है? तो लोकतंत्रात्मक। वैश्विक नागरिकता शिक्षा का उद्देश्य है जिम्मेदार नागरिक। शिक्षा में समानता का अर्थ है न्याय संगत अवसर। चलिए आगे देखते हैं, लिंग संवेदनशील शिक्षा का उद्देश्य है समानता। समानता और
समता में अंतर क्या है? आवश्यकता अनुसार। बहुसांस्कृतिक शिक्षा का लाभ है सहिष्णुता। स्थानीय ज्ञान का महत्व है सांस्कृतिक जुड़ाव। अनुभवात्मक पाठ्यक्रम का लक्ष्य है जीवन उपयोगिता। सेवा अधिगम का अर्थ है सीख और सेवा। चलिए आगे देखेंगे समुदाय आधारित अधिगम का क्या लाभ है। तो समुदाय आधारित अधिगम का लाभ है वास्तविक अनुभव मिलता है। पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य है जागरूकता। सतत विकास शिक्षा का लक्ष्य है भविष्य संरक्षण। नैतिक नेतृत्व का क्या अर्थ है? तो मूल्य आधारित निर्णय। शिक्षण नैतिकता क्यों आवश्यक है? तो विश्वास बढ़ाने के लिए। पेशेवर विकास का अर्थ है लगातार सीख। आगे देखते हैं शिक्षक प्रशिक्षण का उद्देश्य है गुणवत्ता सुधार। आगे देखते हैं आत्मचिंतन से क्या बढ़ता है? तो शिक्षक गुणवत्ता बढ़ता है। आजीवन अधिगम का अर्थ है जीवन भर सीखना। आगे देखते हैं शिक्षा का मानवतावादी दृष्टिकोण किस पर केंद्रित है? तो बालक पर। रचनावादी शिक्षण का आधार है पूर्व ज्ञान। अनुभव से ज्ञान कैसे बनता है? तो सक्रिय सहभागिता से। शिक्षक का बदलता रोल क्या है? तो सुविधादाता। आगे देखेंगे 21वीं सदी के 4C क्या है? तो क्रिटिकल, क्रिएटिव, कम्युनिकेशन और सेलिब्रेशन। तो इस प्रकार से 21वीं सदी के 4C हैं। भविष्य की शिक्षा का फोकस है कौशल। प्रभावी अधिगम की पहचान है स्थानांतरण। आगे देखेंगे प्रभावी अधिगम की पहचान क्या है? स्थानांतरण। अधिगम का अंतिम प्रमाण है व्यवहार परिवर्तन। CDP का केंद्रीय सिद्धांत है व्यक्तिगत भिन्नता। उम्मीद करता हूं जानकारी हेल्पफुल होगी। एक लाइक का बटन अवश्य दबा दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल से जुड़ेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय जोहार।